हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है आप। जैसे कि हमने अपनी पढ़ाई जारी कर रखी है राजनीति विज्ञान में, और उसमें हमने इकाई 1 खंड ए में ली है, और उसका हमारा जो पहला चैप्टर था कल वो हो चुका है कंप्लीट, न्याय। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा शक्ति, सत्ता, वैधता, यानी कि पावर, अथॉरिटी एंड लेजिस्टिमेसी। ये हमारा चैप्टर चलेगा। आज इसको हमें अच्छे से देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहेगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा शक्ति, यानी कि पावर। सभी जानते हैं शक्ति क्या है। राजनीति विज्ञान का एक मूलभूत आधार है शक्ति, क्योंकि राजनीति में शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। राजनीति का क्या है? शक्ति मूलभूत आधार है। शक्ति की जरूरत होती है हमें राजनीति में। इसी के लिए हमारे प्राचीन समय से भी हमें पता है कि जो राजा महाराजा होते थे, अपना राज्य स्थापित करने के लिए, साम्राज्य को डेवलप करने के लिए किसके इस्तेमाल करते थे? शक्ति का इस्तेमाल करते थे। उस समय वो पावर कौन सी इस्तेमाल करते थे? शक्ति करते थे, वो सेना की, सैनिक शक्ति के इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम इस सैनिक शक्ति के साथ दूसरी शक्तियों को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज तो हम मानते ही हैं कि जो हमारी नेट की व्यवस्था है, जो नेट है, जो सबसे पावरफुल हमारी शक्ति रह गई आज। जो हमारी नई नई खोज है वो हमारी शक्ति रह गई है। जो देश ज़्यादा खोज करता है, जो ज़्यादा आगे बढ़ता है, वही क्या पावरफुल कंट्री है। आज देखते हैं हम कि जो अमेरिका है अपनी वर्ल्ड पावर है। तो ऐसी शक्ति जिसके आधार पर राजनीति चलाई जा सकती है, राज्य के कार्य किए जा सकते हैं, वो हमें क्या कहलाती है? शक्ति। मोस्टली हम कह सकते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं। तो शक्ति किसे कह सकते हैं? किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक और मानसिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उस पर नियंत्रण कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? शक्ति। जैसे हमारे प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन थे, प्राचीन राजनीतिक भारतीय, जैसे कौन? मनु, कौटिल्य। कौटिल्य को सब जानते हैं। कौटिल्य कौन थे? मौर्य साम्राज्य में जो थे मंत्री थे, और इनके लिए शक्ति पावरफुल थी। शक्ति एक इम्पोर्टेंट अंग था जिसने सप्तांग सिद्धांत दिया था अपने इतिहास में। अर्थशास्त्र में इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, लगभग आपको ध्यान भी होगा कि उसमें इन्होंने शक्ति को एक अंग बताया था सप्तांग में। तो इन्होंने कहा शुक्र भी है, उन्होंने भी शक्ति का गुणगान किया। तो हमारे भारतीय चिंतन में भी जो राजनीति में शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, यानी कि उनको माना गया कि शक्ति के बगैर राजनीति नहीं चल सकती, कोई भी राज्य कार्य नहीं कर सकता। इसी आधार पर हम देखते हैं यूरोप में, यूरोपीय राजनीतिक चिंतनों में लेंगे तो जो हमारे मैकियावेली है, मैकियावेली को पहला शक्ति सिद्धांत देने वाला माना जाता है चिंतक। किसमें? राजनीति में। ये प्रथम शक्ति सिद्धांत के प्रणेता हैं। इसको नोट आउट करना, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रथम शक्ति सिद्धांत के प्रणेता जिनको माना जाता है वो कौन है? मैकियावेली। इसके बाद और भी बहुत है, लासवेल है, मॉर्गेनथाउ है, और भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने शक्ति को क्या माना है? एक राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट वस्तु माना है। अभी हम मानते हैं यूरोपीय चिंतन में, जैसे उसको लेते हैं प्रथम शक्तिशाली हो गया हमारा विचारक। इसके बाद आते हैं हम थॉमस हॉब्स। कौन? थॉमस हॉब्स। ये इंग्लैंड के थे, और इनकी एक पुस्तक है लेवियाथन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, कि लेवियाथन में इन्होंने शक्ति का सिद्धांत दिया। किसने? थॉमस हॉब ने।
तो थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन में शक्ति सिद्धांत दिया और दूसरे भी बहुत, जैसे लास्टवेल आ गए। लास्टवेल ने क्या कहा, और चार्ल्स मेरियम जो आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। चार्ल्स मेरियम के बाद कैटलिन आते हैं। कैटलिन शक्ति को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं लास्टवेल, और लास्टवेल की पुस्तक है कब, कौन, क्या और कैसे। और कैसे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो ये सब जो है शक्ति के बारे में हमें बताते हैं कि शक्ति क्या है, राजनीति में उसकी पावर क्या है, राजनीति में वो क्या कार्य करती है, कैसे राज्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो हमने ये पॉइंट देखा, जल्दी से इसको फटाफट नोट आउट कीजिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं, शक्ति और बल तथा प्रभाव से अंतर। दूसरा हमारा पॉइंट जो रहेगा, अगला पॉइंट हमारा है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। हमें करना है, क्योंकि शक्ति जो होती है उसमें बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं, लेकिन बल में क्या होती है, शक्ति होती है, प्रभाव नहीं होता है। तो तीनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो शक्ति क्या है, शक्ति जो है इसमें दोनों होते हैं, बल व प्रभाव दोनों निहित होते हैं। बल जो है शक्ति का प्रच्छन्न रूप है, और शक्ति क्या है, शक्ति जो है बल का प्रकटी रूप है। प्रभाव क्या है, यानी कि शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं, लेकिन जो प्रभाव होता है उसको शक्ति की जरूरत तो होती है, परंतु बल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रभाव जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक कैसे, कि ये सिर्फ सीधा का सीधा मन पर प्रभाव बनाता है। कोई भी व्यक्ति होता है अपना, उसके आधार पर किसी के विचारों का उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो कैसा प्रभाव हो गया, मनोवैज्ञानिक। इसमें शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसमें बल की जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये अंतर देखा। इसमें देखते हैं हम कि जब भी राज्य कार्य करता है, राज्य के लिए जो स्थायी कार्य करेगा वो शक्ति और बल करेगा, शक्ति और प्रभाव करेगा, शक्ति और प्रभाव। इसका रूप स्थायी होगा, क्योंकि शक्ति से हम काम तो करवा सकते हैं, बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, लेकिन जब प्रभाव होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा। तभी तो शक्ति के लिए साथ साथ प्रभाव की भी आवश्यकता होती है। प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, इसके आधार पर व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आगे आते हैं हम शक्ति के विभिन्न रूप। अब शक्ति के विभिन्न रूप में आते हैं हम। पहला हम जो लेते हैं इसमें राजनीतिक शक्ति। अब समझो राजनीतिक शक्ति क्या है। राजनीतिक शक्ति का मतलब राज्य के पास प्रतिष्ठा, पद की शक्ति। कोई भी व्यक्ति होता है, वो किसी पद पर बैठा होता है, उसकी कोई प्रतिष्ठा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक शक्ति। जैसे हम देखते हैं कि सरकार में 3 अंग होते हैं। हमारी सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तीन अंग होते हैं और तीनों के पास जो शक्ति होती है वो कौन सी शक्ति होती है? राजनीतिक शक्ति होती है। हमें पता है व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों की पालना करवाना। और न्यायपालिका का क्या है? संशोधन करना, ये देखना कि कार्य जो व्यवस्थापिका ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो संविधान के अनुसार है या नहीं। तो तीनों को कैसी शक्ति मिली? राजनीतिक शक्ति। तो एक आधार पर हमारी राजनीतिक शक्ति जो हो गई, पद और प्रतिष्ठा की हो गई। दूसरी जो हमारी शक्ति रहेगी कौन सी? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति कहते हैं कि उत्पादन के संसाधनों पर किसी राज्य का नियंत्रण होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना, वो आर्थिक रूप से शक्ति कहलाएगी। यानी कि आर्थिक शक्ति का मतलब से तात्पर्य उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण। जिस देश के जो आर्थिक मजबूत होगा, उत्पादन के जिसके साधन अच्छे होंगे, वो देश सबसे ज्यादा मजबूत होगा और उसका राजनीतिक शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित कर सकता है आर्थिक शक्ति। यानी कि आर्थिक शक्ति राजनीति से प्रभावित नहीं होकर के राजनीतिक शक्ति को प्रभावित कर सकती है आर्थिक शक्ति। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो देश हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज है, हम देखते हैं जो पूरे विश्व के देशों को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, विकसित, विकासशील एंड पिछड़े वर्ग। तो जो विकसित होते हैं वो उनका क्या मजबूत है? अर्थ मजबूत है, आर्थिक रूप से वो मजबूत देश है, उनके पास उनके खुद के उत्पादन के जो तरीके हैं वो भी अच्छे डेवलप हैं। और विकासशील राष्ट्र हैं जो उनके पीछे चल रहे हैं, वो भी अपना विकास धीरे धीरे कर रहे हैं और अपना अर्थ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पिछड़े देशों के पास अर्थ मजबूत नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े। तो इसलिए राजनीति को जो ज्यादा प्रभावित करता है वो अर्थ प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक शक्ति होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक शक्ति स्वतः ही इसके साथ काम करेगी। तीसरी जो हमारी शक्ति है, विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति मतलब शक्ति का वह रूप जिसके माध्यम से विचार होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समाज जो पढ़ा लिखा होता है, जिनके विचार अच्छे होते हैं। जैसे कि आज जो विचारधारा चली हुई है, सभी पहले क्या था? शासन कैसा था? तानाशाह। शासन कैसे होते थे? तानाशाह। किसी राजा का शासन होता था तो उसके आधार पर तानाशाह शासन स्थापित होता। लेकिन अब कैसे शासन चल रहा है? प्रजातंत्रात्मक। और प्रजातंत्रात्मक जो शासन है वो कैसा है? विचारधारात्मक। यानी कि लोगों में जिस देश के साथ पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, विद्वान लोग ज्यादा होंगे, मत अच्छे देने वाले लोग ज्यादा होंगे, वो देश स्वतः ही अपना विकास कर पाएगा और उसके पास पावरफुल शक्ति होगी। तो तीनों शक्तियां हैं जो हमारी राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति, तीनों जो हमारी इंपॉर्टेंट शक्तियों के रूप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के पीछे ही राजनीतिक शक्ति चलती है और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को डेवलप करने के लिए विचार चाहिए, लोगों की समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, और उसके लिए हमें क्या? विचारधारात्मक शक्ति का होना जरूरी है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फटाफट इसको नोट आउट कीजिए। जो हमारा टॉपिक रहेगा शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना, तो शक्ति की संरचना जो है मोस्टली 4 भागों में बांटी गई है। पहला वर्ग जो हमारी शक्ति की संरचना का है, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए अच्छे से इसको याद करना है। ये आने की पूरी संभावना रहेगी 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, इसमें क्या है? इसमें सीधा सीधा तो कार्ल मार्क्स के विचार जो है सम्मिलित हैं। कार्ल मार्क्स जिसको हम दास कैपिटल्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, और उसमें समाज का वर्णन किया था कि समाज 2 वर्गों से बना हुआ है। कार्ल मार्क्स इसने कहा कि समाज 2 वर्गों में विभाजन है। एक बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग समझते हैं, और दूसरा सामान्य वर्ग।
बुर्जुआ वर्ग जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जिसने सारी अर्थ को अपने अंडर ले रखा है और पावरफुल है। सामान्य वर्ग जो इसका शोषण करता है, शोषक और शोषित। क्या? शोषक और शोषित, दो वर्गों में विभाजन किया, यही वर्ग प्रभुत्व है। शोषक जो है इसके पास क्या है? प्रभुत्व है, शक्ति है, सत्ता है, पावर है। लेकिन जो शोषित है वो इसके अधीन रह करके कार्य करता है, उसके पास कोई पावर नहीं है। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत समझ में आ गया। एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया कि एक बुर्जुआ वर्ग है और जिसका पूरा का पूरा उस शक्ति का इस्तेमाल करता है, और शोषित वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। दूसरा हमारा जो रहेगा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि समाज, जैसे मार्क्स ने दो वर्ग में बांटा, एक शोषक और शोषित, बुर्जुआ और शोषक वर्ग, इसी प्रकार विशिष्ट वर्ग में दिया है। एक तो विशिष्ट वर्ग होता है जो छोटे रूप में होता है, और एक सामान्य वर्ग होता है। यानी कि समाज के दो वर्ग, एक तो विशिष्ट वर्ग, एक सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग जो कि सत्ता का इस्तेमाल करता है, राज्य की शक्ति का, प्रभुत्व का इस्तेमाल करता है, और सामान्य वर्ग प्रशासन करता है। तो ये विशिष्ट वर्ग होता है, इसके पास क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति का ये दूसरा सिद्धांत है। सामान्य वर्ग उसके कार्य को फॉलो करता है, और इसमें जो मार्क्स ने दिया इसमें थोड़ा सा कम उसको हमें नजर आता है कि विशिष्ट वर्ग है, थोड़ा इनके साथ पोलाइटली होता है। जबकि मार्क्स ने तो कह दिया कि दो वर्ग है, शोषक और शोषित वर्ग। इसमें कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी खाई है कि शोषक जो वर्ग है शोषित वर्ग का शोषण करता है, और उसी के सारा जो उसका काम करता है, ये मेहनत करता है ये वर्ग, और फायदा लेता है ये शोषक वर्ग। तो इसी आधार पर विशिष्ट वर्ग में भी कहा गया है कि जो शासन करता है वो एक छोटा सा वर्ग करता है, और बहुत बड़े जो सामान्य वर्ग के रूप में है उस पर शासन किया जाता है। दो वर्ग हो गए। तीसरा हमारा जो है सिद्धांत, नारी सिद्धांत। नारी सिद्धांत क्या कहता है कि जो समाज है, समाज में जो वर्ग बटे हुए हैं, विशिष्ट और सामान्य वर्ग नहीं, शोषक और शोषित वर्ग नहीं, लैंगिक आधार पर समाज बटा हुआ है। किस आधार पर? लैंगिक आधार पर। लैंगिक मतलब समाज में स्त्री और पुरुष के आधार पर समाज बटा हुआ है। स्त्रियों को कम पावर है, यानी कि उन पर शोषण किया जाता है। किसका? पुरुष का। पुरुष वर्ग जो होता है प्रभावी होता है, और महिलाओं का शोषण होता है। तो इस सिद्धांत, नारी सिद्धांतवादी मानते हैं कि समाज में जो है दो वर्ग हैं। कैसे आधार पर? पुरुष वर्ग प्रभावी होता है, नारी वर्ग का शोषण किया जाता है। इसके अलावा चौथा जो हमारा वर्ग है, एक बहुलवादी वर्ग। बहुलवादी वर्ग जो है क्या मानता है? इन तीनों से ही अलग मानता है अपने आप को। किस किस से? वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत से, विशिष्ट वर्ग से, और नारी सिद्धांत से। तीनों से ही अलग मानता है कि समाज में ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग प्रभुत्व है, या कोई विशिष्ट वर्ग का शासन है, या कोई नारी का शोषण किया जाता है, या पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुलवादी मानता है कि समाज में जो शक्ति है विभिन्न वर्गों में बटी हुई है, कई राजनीतिक दलों में बटी हुई है, दबाव समूहों में बटी हुई है। तो शक्ति जो है एक वर्ग के आधार पर नहीं निश्चित है, ना ही उसको एक वर्ग में रखा गया है, वो विभिन्न वर्गों में बटी हुई है, बहुलवादी है। तो इस आधार पर हमारे तीन सिद्धांत हो गए, चार सिद्धांत हो गए। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग सिद्धांत, नारी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आने की पूरी संभावना है। जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा अथॉरिटी रहेगा। अथॉरिटी, सत्ता। जिस प्रकार हम जानते हैं कि प्राचीन और मध्यकाल में, किसमें? प्राचीन और मध्यकाल में शक्ति महत्वपूर्ण थी। क्या महत्वपूर्ण थी? शक्ति महत्वपूर्ण थी। परंतु जो वर्तमान समय है वो कैसा समय है? प्रजातंत्रात्मक। वर्तमान या आधुनिक हम समय जो लेते हैं,
आधुनिक समय में जहां कैसा शासन है, प्रजातंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक शासन नहीं है, क्योंकि प्राचीन और मध्य में कैसा शासन था, राजतंत्रात्मक। और यहां शक्ति महत्वपूर्ण थी, जबकि यहां आधुनिक समय में प्रजातंत्रात्मक शासन है। और इसमें किसकी आवश्यकता है, सत्ता की। सत्ता क्या है, शक्ति हर जगह काम में नहीं ली जा सकती। सत्ता जिसके साथ वैधानिक रूप से नियम जुड़ जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सत्ता। शक्ति के साथ शक्ति प्लस वैधता, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बनती है क्या, सत्ता। और सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं होती है, सत्ता किसी संस्था में होती है, निगम में होती है। किसी भी शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, मानने की शक्ति जुड़ जाती है, उसको हम कहते हैं सत्ता। शक्ति को हम किस आधार पर मानते थे, जबरदस्ती से मानना, मजबूरी के आधार पर मानते थे, शक्ति को हम मजबूरी बस मानते थे। लेकिन जब सत्ता आती है तो सत्ता को हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। किसी शासक वर्ग के पास अगर शक्ति है और वो अपने मंत्रियों को साथ लेकर के चलता है, यानी पूरी कैबिनेट को साथ लेकर के चलता है और उनकी बातों को स्वीकार करता है, तो वो वैधता हो जाती है। कोई लिखित रूप से कानून बना दिए जाते हैं, उसके आधार पर कोई सरकार कार्य करती है, तो वो क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। अब सत्ता को जब हम देखते हैं तो सत्ता हमारे लिए एक स्वीकार करने योग्य शक्ति बन जाती है। फटाफट इसको नोट करें। उसके बाद हम देखते हैं सत्ता के स्वीकार करने के रीजन। करने के कारण, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस आधार पर हम सत्ता को स्वीकार करते हैं और सत्ता में क्या ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम इसको स्वीकार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सबसे पहले हमें सत्ता क्या देती है, क्या कारण होता है, एक रूपता। क्या होती है सत्ता, एक रूपता। हमें सत्ता क्या देती है, एक रूपता देती है, और इसके आधार पर हम सत्ता का पालन करते हैं। पूरे समाज को एकजुटता में जोड़ती है, पूरा समाज एक नजर आता है। शासन के आधार पर हमें पूरे देश में, जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे देश में एक ही जैसा शासन है, कौन सा, प्रजातंत्रात्मक। सभी की जगह संविधान के जो कानून है, नियम है, वो ही लागू होते हैं, उन्हीं के आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है। तो वो क्या हो गई, एक रूपता। दूसरा हमारा जो आता है विश्वास। हम सत्ता में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। सत्ता में विश्वास है हमारा कि हमारे साथ कोई अनुचित कार्य नहीं होगा, हमारे साथ सब अच्छा होगा, हमारे सभी अधिकारों का हमसे कोई छीनेगा नहीं, हमें अधिकार जो दिए गए हैं उनको दिया जाएगा, उनको कोई छीन नहीं सकता। हमें हमारे संविधान में क्या है, विश्वास है। तो इसलिए हम सत्ता का इस्तेमाल विश्वास के आधार पर करते हैं। तो सत्ता को स्वीकार करने का दूसरा रीजन हमारे पास क्या आ गया, विश्वास। विश्वास, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसको हम स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा आता है लोकहित। तीसरा जो सत्ता को स्वीकार करने का रीजन आता है लोकहित। जब ऐसा लगता है हमें कि हमें सत्ता का इस्तेमाल करने से, सत्ता को स्वीकार करने से पूरे समाज का हित होता है, सभी लोगों का हित होता है, तो हम सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो सत्ता को तीसरा जो हमारा रीजन क्या हो गया, लोकहित हो गया। तो लोकहित यानी कि जनता का हित, और जनता के हित में हमें पता है कि हमारा संविधान है जो जनता के हित में ही कार्य करता है। चौथा जो हमारा होता है दबाव। कई बार हम देखते हैं कि शक्ति के रूप में अगर हम देखते हैं तो शक्ति को तो हम एक जबरदस्ती थोपने वाली बात मानते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास सत्ता को भी स्वीकार करने का दबाव बनता है। किसका दबाव बनता है, विश्वास का दबाव बनता है, लोकहित का दबाव बनता है, एक रूपता का दबाव बनता है। तो ये जो सारे चार हमारे रीजन थे, किसको, शक्ति को यानी कि सत्ता को स्वीकार करने के आधार थे, रीजन थे कि जिनके आधार पर हम सत्ता को स्वीकार करें। पहला क्या, एक रूपता, दूसरा विश्वास,
तीसरा लोकहित और चौथा दबाव। फटाफट इसको नोट आउट करें। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा सत्ता के रूप। सत्ता के रूप। अब सत्ता के रूप में देखो, हमें सबसे पहले देखना है परंपरागत सत्ता। हमें फटाफट काम करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है ताकि हम पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन कर जाएं और हमारा जो टारगेट है 90% से ऊपर लाने का जो पूरा हो सके। हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे और टाइम हमारे पास अभी है नहीं। हो सकता है, जहां तक मेरी संभावना है, कि जून में एग्जाम तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए हमें सत्ता के रूप, परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता मतलब परंपरा से चली आ रही सत्ता, से चली आ रही सत्ता। प्राचीन समय में जैसे देखते थे हम, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो कैसी सत्ता हो गई वो? परंपरागत सत्ता। यानी कि परंपरा से किसी समाज ने किसी शासक वर्ग को सत्ता दे दी, शक्ति दे दी कि तुम हम पर शासन करो, और वो उसी के परिवार को लगातार परंपरा के आधार पर देता चला आ रहा है, तो वो कैसी सत्ता कहलाएगी? परंपरागत सत्ता। जैसे हम ब्रिटेन में आज भी देखते हैं कि वहां के जो राजा या रानी होता है वो क्या बनता है? परंपरा से बनता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, लेकिन वहां जो संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रमुख जो होता है, वो कैसा होता है? परंपरा से। तो हमारी परंपरागत सत्ता आ गई। दूसरी हमारी जो होती है सत्ता, करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता मतलब करिश्मा से। हम जैसे देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबने आपने सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? सबको ध्यान है, 1939 में हुआ। और उसमें दो महान हस्तियां उभर करके सामने आई थी। कौन कौन सी? हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर कहां से संबंधित था? जर्मनी से। मुसोलिनी कहां से संबंधित था? इटली से। और जब हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना, तो उसने अपने भाषण के माध्यम से पूरी जनता को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लिया कि पूरी जनता ने सोचा कि जो हमारा उद्धारक होगा ये हिटलर होगा, और सभी ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसने अपनी करिश्माई सत्ता दिखाई। इसी प्रकार मुसोलिनी ने भी अपनी करिश्माई सत्ता दिखाई। हम आते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इस दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी करिश्मा के माध्यम से भारतीय जनता को एकजुट कर दिया। हम देखते हैं कि जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और बहुत सारे नेता हैं जिनकी एक आवाज से पूरा भारत मर मिटने के लिए तैयार हो गया था। तो ये क्या थे? करिश्मा। इनका करिश्मा था, इनका जलवा था, इनको जो बोलने की शैली थी, उसके आधार पर पूरे समाज को एक कर देना। ये कैसी सत्ता होगी? करिश्माई सत्ता। इन लोगों के पास बोलने की पावर थी, और बोलने के आधार पर, अपना करिश्मा दिखाने के आधार पर एक सत्ता, शक्ति थी, पावर थी। इसके आधार पर उन्होंने समाज को क्या कर दिया? एकजुट कर दिया। तो हमारी करिश्माई सत्ता समझ में आ गई। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान मोदी जी, उनके पास भी कैसी पावर है? करिश्माई सत्ता। जब वो खड़े होकर बोलते हैं, हमने देखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन, सबको ध्यान होगा 1893 में जो हुआ था। आप कहोगे कि दीदी इतना पीछे कैसे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं करिश्मा के बता रही हूं कि 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था विवेकानंद जी ने। और उस समय सबको पता है कि हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। भारत को कोई मान्यता नहीं थी, क्योंकि हम गुलाम थे। किनके? अंग्रेजों के गुलाम थे। और वहां विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारतीय धर्म का, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। जब वहां वो गए तो सबसे नीचे उनको, सबसे लास्ट में उनको इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था।
परंतु जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके जो शब्द थे, उन शब्दों के आधार पर कहते हैं कि वहां 5 मिनट तक उनकी क्लिपिंग होती रही थी, तालियां बजती रही थी, रुकी नहीं थी। तो क्या थी? उनका करिश्मा। तो करिश्माई सत्ता थी इनके पास। हम कह सकते हैं कि करिश्माई सत्ता जो होती है बाकी सब सत्ताओं से इंपॉर्टेंट होती है। इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ मोहित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। तीसरी जो हमारी सत्ता होती है विचारधारात्मक सत्ता। विचारधारात्मक सत्ता या हम उसको मान सकते हैं कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता या संवैधानिक सत्ता। संवैधानिक सत्ता मतलब जो संविधान में लिखी हुई है, जो संविधान के आधार पर किसी को दी गई है, किसी समाज वर्ग को दी गई है, जो कानूनों के आधार पर एक वैध मानी गई है, उसको हम कैसी सत्ता मानते हैं? कानूनी सत्ता। तो हम पता है कि जो हमारा प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, आज इसमें कौन सी सत्ता काम करती है? कानूनी सत्ता, संवैधानिक सत्ता। क्योंकि किसी भी प्रजातंत्रात्मक देश को चलाने के लिए पहले क्या बनाया जाता है? एक संविधान बनाया जाता है और संविधान में सारे नियम और कानून लिख दिए जाते हैं। जैसे आज हम अगर माने तो भारत में किसकी सत्ता है? संविधान की सत्ता है। तो संविधान की जो सत्ता है, प्रजातंत्रात्मक हर देश का एक कानून संविधान होता है और उसके आधार पर किसी शासक वर्ग को शक्ति दी जाती है, तो वो संवैधानिक सत्ता कहलाएगी। तो 3 हमारी सत्ता के रूप हो गए। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, जो परंपरा से आई हुई होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। दूसरी हमारी करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता यानी कि किसी व्यक्ति का प्रभाव, उसके आधार पर सत्ता की स्थापना करना। तीसरी हमारी विचारधारात्मक यानी कि कानूनी सत्ता, और हम इसको संवैधानिक सत्ता भी कह सकते हैं इसके बजाय। तो कानूनी सत्ता जो कानून के माध्यम से आई होती है, संविधान में लिखी होती है। इसको फटाफट नोट आउट करें। जैसे हमारा शक्ति हो गई, सत्ता हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा है वैधता। वैधता मतलब लेजिटिमेसी। इसमें देखते हैं हम, जो वैधता शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा के। और लैटिन भाषा के जो शब्द है वो है लेजिटिमस। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? वैधता की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ लॉफुल, यानी कि कानूनी रूप से मान्य। लॉफुल इसका अर्थ हुआ, इसका मीनिंग हुआ। हम जानते हैं वैधता। वैधता शक्ति और सत्ता के बीच का कड़ी है। शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है क्या? वैधता। की कड़ी वैधता है। जब शक्ति के साथ सत्ता मिल जाती है और शक्ति के साथ जब वैधता मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। हम पहले ही सत्ता के बारे में बता चुके हैं। सत्ता में हम बता चुके हैं, जब शक्ति के साथ वैधता मिल जाती है, कानूनी शक्ति मिल जाती है, तो वो क्या हो जाती है? वैधता, और वो बन जाती है सत्ता। तो सत्ता को जो मानने का तरीका था, जो प्राचीन काल से ही सत्ता को माना जाता है। प्राचीन काल में हम देखे थे किसको? प्लेटो को देखा ना। प्लेटो ने क्या कहा? न्याय। न्याय को उन्होंने क्या माना? वैध माना कि जब समाज में, राज्य में न्याय स्थापित हो जाएगा तो वो क्या होगी? वैधता होगी राज्य की। इसी प्रकार अरस्तु ने भी राज्य की वैधता को ही न्याय माना, शक्ति माना। हम आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में जो कि राज्य की उत्पत्ति किससे मानी गई थी? दैवीय सिद्धांत। क्योंकि इस आधार पर कहा गया था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, किसी ने भी नहीं की। इसको देवी यानी भगवान ने पृथ्वी पर बनाया है ताकि राज्य सभी लोगों को कंबाइंड कर सके, उनका शासन चला सके। तो दैवीय सिद्धांत में क्या था कि जो राजा होता था, राजा के पास शक्ति तो है। क्या है? शक्ति तो है उसके पास, लेकिन उस शक्ति में उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? कर्तव्य।
और कर्तव्य के साथ जब वो शक्ति का इस्तेमाल करता है तो स्वतः ही हम वो क्या मान जाते हैं, वैद्य माना जाता है। जैसे कौटिल्य ने कहा ना, कौटिल्य जो हम जानते हैं कौन थे, अर्थशास्त्र के रचयिता, उन्होंने लिखा है कि जब शासक अपने कार्यों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है, अपनी शक्ति के साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है, तो वहां वैधता स्थापित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि शक्ति के साथ जब हम अपने कर्तव्यों को याद रखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वैधता। तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी क्या है, वैधता। कानूनी रूप से कोई शक्ति को एक तरह से हम किस बल प्रयोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, सत्ता के आधार पर उसको जोड़ सकते हैं, और वैधता को उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कानूनी रूप से सही है। इसलिए वैधता जब शक्ति के साथ जुड़ जाती है तो वो क्या कहला जाती है, सत्ता कहला जाती है। तो वैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो विश्व में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और वहां जो संविधान की सत्ता चलती है, संविधान में वैध कर दिया जाता है, क्योंकि अगर संविधान में कोई कानून लिखा हुआ होता है और उसका कोई शासक पालन करता है तो वो क्या कहलाएगी, वैधता। इस आधार पर हमारे जो तीनों पॉइंट थे, शक्ति, सत्ता और वैधता, इससे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और ये हमारे यहाँ क्लोज होता है। सब इसको नोट कर ले, अच्छे से रीड कर ले। धन्यवाद।